हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। तो बच्चों, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि मैट्रिक परीक्षा के साइंस एग्जाम में जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव में फुल कैसे बनाएंगे, उसी का सीरीज चलने वाला है। जिसमें मैं हर एक वीडियो में 40 प्लस ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आराम से फंसेगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान का टॉप 80 क्वेश्चन, जिसमें से आज हम लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो देख लीजिए, ये सेट 2025 है और साइंस का है। निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से एक ही सही है। तो ये ओमार सीट पर सीट चिन्हित करें। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, कौन सा लेंस का उपयोग कर किताब के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ लेंस है, उत्तल दर्पण नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी हमेशा ली जाती है। तो नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने कोई भी दर्पण, तो ये ऋणात्मक होता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये न्यूमेरिकल है, और आप लोग आज 8वां महीना 9वां महीना चलने वाला है, तो आप इसे बनाकर कमेंट में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तब दूर बिंदु हो जाएगा। यदि मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो दूर बिंदु मतलब अनंत से कम। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चन में मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, और ये साइंस का पेपर है और सेट 2025 के लिए है। अगला क्वेश्चन है, यदि मानव नेत्र दूर दृष्टि से पीड़ित है तो नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो दूर दृष्टि से पीड़ित है तो नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे। इसीलिए इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। ये ऊपर में थोड़ा सा छूट गया है। कौन सा घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। और ये 2 नंबर में भी पूछता है, ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तेल लगा कागज कार्य करता है, यानी कि तेल लगा कागज कार्य करता है तो यह अपरिवर्तित सतह जैसा कार्य करता है। इसका आंसर ये होगा। ये बच्चों काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये सी क्या है, सी कूलम है, कूलम। समझे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, प्रायः स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, गर्म तार में या ठंडे तार में या भूज्योतीय तार में या इनमें से सभी। तो बच्चों, स्विच जो लगाए जाते हैं तो वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है। तो डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है, तो तांबे के तार का बना होता है। ये सब काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इन्हें सब याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा तेल से कौन सी धारा प्राप्त होती है। सूखा तेल से धारा कौन सी प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब डीसी प्राप्त होती है। और बच्चों, कुछ ही दिनों में इस चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, फ्री क्रैश कोर्स, और इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे। फ्री क्रैश कोर्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो में लगा, अच्छा ये तो हम लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है।
तो अच्छे ईंधन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ज्वलन ताप उच्च होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है। क्योंकि अच्छे ईंधन की विशेषता देखिए, उसमें मान अधिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, दहन की दर संतुलन होना चाहिए ताकि कोई बाहरी जो है गलत अति नहीं हो। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या सामान्य ईंधन है या पर्यावरण प्रदूषण करता है, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि सामान्य ईंधन भी है और पर्यावरण यह प्रदूषित भी करता है। जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। अगला क्वेश्चन है 1 कूलम तथा 1 वोल्ट का गुणनफल का बराबर है, यानी कि कूलम और वोल्ट ये दोनों को गुणनफल बराबर है। तो बच्चों इसका आंसर होगा जूल, 1 जूल। 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, 1 जूल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी अवशेषित पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है तो पिंड पर आवेश का मान होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा 1 कूलम। ये काफ़ी जो है वीवीआई क्वेश्चन है और ये एक टाइप का है। 1 कूलम बराबर ये भी पूछ देता है कितना ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंब को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने? ये सब काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है, इससे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कहाँ दर्पण के सामने, कहाँ सी है, कहाँ एफ है, कहाँ कौन सा दर्पण, ऐसे हर एक चीज़ याद कर लीजिएगा। कहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन जो है 18 नंबर का कह रहा है बिंब को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच जो रखा जाता है तो वह काल्पनिक बनता है, और आगे फोकस पर तो अनंत पर बनता है, वह वास्तविक बनता है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि v बराबर आई आर है जहाँ संकेत विशिष्ट राशि को निरूपित करता है, यह समीकरण किस नियम का पालन करता है? तो बच्चों यह कौन सा नियम के कारण है? तो यह ओम का नियम है, v बराबर आई आर। ओम का नियम v बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो बच्चों ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, भले ये याद करने वाला बहुत को याद नहीं रहता है, इसे ये सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो बच्चों इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और ये साइंस का पेपर है, अच्छे से इसको याद करिएगा। आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव लगभग करने वाले हैं, 40। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम का प्रतिपादन किया? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कितने नियम का प्रतिपादन किया? तो बच्चों इसका आंसर होगा 2 नियम। 2 नियम, ये सब 2 नियम भी पूछता है, यानी 2 मार्क या फिर 5 मार्क में पूछेगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम हैं और वह नियम का प्रतिपादन करे। ये 5 मार्क में पूछ सकता है बच्चों, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है? निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर सिंपल सा है, कपड़ा होगा, क्योंकि डीजल से भी ऊर्जा मिलता है और कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, कपड़ा से ऊर्जा नहीं मिलता है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 23, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है? तो बच्चों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पिछले में भी बताया था मैंने, पिछले क्लास में भी, आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इसका आंसर होगा सीएनजी, क्योंकि सीएनजी से गाड़ी और चलती है, और ये बायोगैस से भी खाना बनाया जाता है, एलपीजी से भी, और कोयला पर भी खाना बनाया जाता है, और इससे खाना नहीं बनाया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है नंबर 24 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि उस यौगिक से ऑक्सीजन निकल जाता है, मतलब उसे हटा दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वह कहलाता है। तो बच्चों 24 का आंसर होगा अपचयन, यानी कि अवकरण। अपचयन को क्या कहा जाता है? तो अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है, अवकरण भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं,
दोनों क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ही वीवीआई है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूरा, भूरा होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है नंबर 26, अभिक्रिया CaO+H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों यह मुझे लगता है कि ये संयोजन अभिक्रिया, यानी कि दो तत्व मिलके एक यौगिक बना रहा है और इसका आंसर होगा संयोजन। ये सब भी अभिक्रिया पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये सब को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? यानी कि ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीजन दहन, ऑक्सीजन चाहिए तभी कोई चीज़ जलेगा, श्वसन ऑक्सीजन चाहिए तभी हम लोग सांस ले पाएंगे, भोजन का पाचन भी ऑक्सीजन से होता है, और अवक्षेपण जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो इसका आंसर होगा नंबर डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है नंबर 28, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा हल्दी, हल्दी जो कि प्रकृति से प्राप्त होता है, और ये सब जो है केमिकल है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है? तो बच्चों जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो भस्म क्षार, यह क्षार होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर 30, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? ये सब काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से है। तो इसका आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, जो कि इसका आंसर होगा 10.5। ये सभी पीएच मान भी पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वीवीआई है। तो सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों नंबर 32, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब ताकतवर, काफ़ी प्रबल अम्ल, तो इसका आंसर होगा नंबर डी, क्योंकि ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी प्रबल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? ये सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सभी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इन्हें सभी को याद कर लीजिएगा। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है नंबर 33, इसका आंसर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है नंबर 34, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? यानी कि 3 एक चीज है और एक अलग है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, तीनों का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये तीनों सेम है और ये अलग है। अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड होते हैं? यानी कि 35 नंबर में पूछा धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका आंसर होगा क्षारीय। धातु का इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग अच्छा से देख के कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर, ये मुझे लगता है गलत हो गया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम सुचालक, यानी कि इसका आंसर होगा एजी। एजी मतलब सिल्वर जो कि इसमें काफ़ी अच्छे से सुचालक जो है विद्युत का होता है, अच्छे से विद्युत प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि एक इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो अम्लराज में कौन सा धातु घुलता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा AU इसका आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस मतलब इसका आंसर होगा 39 नंबर का हीलियम। हीलियम एक बच्चों अक्रिय गैस है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर में लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है आप लोगों को। और लास्ट क्वेश्चन ये भी देख ही लीजिए, जस्ता का अयस्क है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को
लिखना है। चलिए इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर होगा जिंक ब्लेड। इसका भी आंसर आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों इतना याद कर लीजिए, ये सेट 2025 साइंस का है, इसी में से हर एक क्वेश्चन आ सकता है। और 1 नवंबर से फ्री क्रैश कोर्स, ये मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फ्री क्रैश कोर्स जो कि इस चैनल पर शुरू होने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब। चलिए अब क्लास को अपना लोग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि ऑब्जेक्टिव का ही इसका ही अगला पार्ट होगा। तो